Hello students, today we are going to start the topic Dedekind domain. It is very important topic for post-graduation students. So we start this topic Dedekind domain. Any commutative integral domain R which satisfies the three conditions is called a Dedekind domain. कोई भी कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन डेडकिंड डोमेन होती है अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे. फर्स्ट वन इज आर इज इंटीग्रली क्लोज्ड, सेकेंड वन इज एवरी नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल एंड थर्ड वन इज आर इज नदेरियन. अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन द कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन आर इज डेडकिंड डोमेन. So we can do for one example here. QK is Dedekind domain. QK को डेडकिंड डोमेन प्रूव करने के लिए हमें उसके लिए तीन प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी होंगी कि QK जो है डैट इज़ इंटीग्रली क्लोज्ड, QK का कोई भी प्राइम आइडियल जो है वो मैक्सिमल होगा एंड QK नदेरियन होगा. एंड वी हैव प्रूव्ड ऑल ऑफ दीज थ्री प्रॉपर्टीज़ इन द प्रीवियस वीडियोज़. आई एम गिविंग द लिंक ऑफ दीज थ्री topics in the description box, so please please watch the three videos for proving QK is a Dedekind domain. Now we will prove some more examples of Dedekind domain. The first one is show that any principal ideal domain is a Dedekind domain. देखिए कोई भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन Dedekind डोमेन होती है, ये हमें प्रूव करना है. तो ये एक जनरल रिजल्ट हो गया कि कोई भी अगर हमें प्रिंसिपल आइडियल डोमेन गिवन है तो वो Dedekind डोमेन ज़रूर होती है. सो आर हम एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन लेकर चलते हैं. नाउ क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होती है, किसी प्राइम आइडियल से जनरेट करती है. ठीक है, सो इसका मतलब हर एक आइडियल इसका फाइनाइटली जनरेटेड होगा क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की डेफिनेशन यही होती है कि इट इज़ जनरेटेड बाय सम प्राइम आइडियल. सो एवरी आइडियल इज़ फाइनाइटली जनरेटेड एंड वी हैव डन इन द प्रीवियस थ्योरम दैट कोई भी आइडियल अगर फाइनाइटली अगर किसी भी रिंग आर का कोई भी आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड है तो वो आर जो है वो नदेरियन रिंग होता है. सो first condition is proved कि R is Naderian. Now we will prove the second condition for Dedekind domain that R is integrally closed. अब R क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड एवरी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इज इंटीग्रली क्लोज्ड. एंड वी हैव प्रूव्ड दिस रिजल्ट ऑल्सो इन द प्रीवियस वीडियो. I will give the link of all these results in the description box. एवरी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जो है वो इंटीग्रली क्लोज्ड होती है. सो आर इज़ इंटीग्रली क्लोज. दीज टू प्रॉपर्टीज़ वी शुड प्रूव दीज टू प्रॉपर्टीज़ इन द एग्ज़ाम. इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्ज़ाम you have to prove these two theorems separately before proving this theorem. Now we will prove the third result, and the third one result is every non-zero prime ideal of R is maximal. अब हमें ये प्रूव करना है कि R का कोई भी हर एक नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल जो है वो मैक्सिमल होगा फॉर प्रूविंग द सेकेंड कंडीशन ऑफ Dedekind domain. So for proving this we will prove the result that every non-zero prime ideal of a principal ideal domain R is maximal. For proving this, first अब क्योंकि हमें प्रिंसिपल आइडियल डोमेन गिवन है सो इसका हम एक नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल कंसिडर करते हैं. सपोज आई इज़ इक्वल टू एक्स आर, मतलब एक्स से जनरेट होने वाला कोई प्राइम आइडियल है. दिस बी सम नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर. अगर ये हमारे पास आर का कोई प्राइम आइडियल है, सपोज आई जो है हम मान लेते हैं, हमें प्रूव करना है कि दिस आइडियल मस्ट बी मैक्सिमल. सो हम कंट्राडिक्शन लेकर चलते हैं. सपोज आई इज़ स्ट्रिक्टली कंटेन्ड इन सम आइडियल वाई आर ऑफ आर. हम मान लेते हैं कि ये एक्स आर जो आई आइडियल है इट इज़ कंटेन्ड इन दिस आइडियल. देन एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वाई जेड के इक्वल हो जाएगा फॉर सम जेड
बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आई जो है वो इसके अंदर कंटेन्ड है, सो आई भी इसी टाइप का होगा। सो आई का आइडियल क्या था, एक्स से जनरेट होने वाला, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सम वाई जेड के इक्वल हो जाएगा फॉर सम जेड बिलोंग्स टू आर। वाई जेड इसका एलिमेंट है, एक्स इसका है, सो एक्स इज इक्वल टू सम वाई जेड फॉर जेड बिलोंग्स टू आर। नाउ सिंस आई इज प्राइम, आई हमें प्राइम गिवन है, वी मस्ट हैव, अब कोई भी प्राइम आइडियल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अगर आई प्राइम है तो आई एक्स से जनरेट होने वाला आइडियल क्या है हमारे पास, आई। सो अगर आई प्राइम है और वो प्रोडक्ट है दीज टू एलिमेंट्स का, तो प्राइम आइडियल की कंडीशन क्या होती है कि आइदर वाई बिलोंग्स टू आई और z बिलोंग्स टू i। अब x बिलोंग्स टू i है हमारे पास, सो वाई जेड एक्स के इक्वल है, तो हमारे पास प्राइम आइडियल की क्या कंडीशन होती है कि आइदर y बिलोंग्स टू i और z बिलोंग्स टू i। तो अगर हम y बिलोंग्स टू i लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, y r इज कंटेन्ड इन i। अगर y i से बिलोंग करता है तो y r i के अंदर कंटेन्ड होगा, ठीक है, विच इज़ ए कंट्राडिक्शन। इससे कंट्राडिक्शन आ गई हमारे पास, क्यों, क्योंकि वाई आर जो है डैट इज़ कंटेन्ड इन आई, जो है वो इसके अंदर कंटेन्ड था, वाई आर इसके अंदर कंटेन्ड नहीं था, ये तो बड़ा है इससे, आई इसके अंदर कंटेन्ड था, तो कंट्राडिक्शन आ गई। नाउ वी विल टेक z बिलोंग्स टू आई। अगर हम z बिलोंग्स टू आई लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, z इज इक्वल टू सम एक्स टी फॉर सम t बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर i से बिलोंग करता है, इसका मतलब जनरेटेड बाय x है, तो z सम एक्स टी के इक्वल होगा फॉर सम t बिलोंग्स टू r। हैंस इस z की वैल्यू को यहाँ से उठाकर हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स वाई टी, ठीक है। देखिए यहाँ पर y एज इट इज़ z की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी एक्स टी, तो x इज इक्वल टू सम एक्स वाई टी आ गया। इसका मतलब वाई टी इज इक्वल टू 1, बोथ साइड कैंसिल कर देंगे। सो वाई टी अगर 1 के इक्वल है, इसका मतलब y जो है डैट इज़ यूनिट इन r, और अगर ये यूनिट है सो वाई आर इज इक्वल टू आर, यूनिट एलिमेंट ऐसा ही होता है। सो वाई आर इज इक्वल टू आर आ गया। इसका मतलब हमने आई जो आइडियल लिया था कंटेन्ड इन वाई से जनरेट होने वाले आइडियल में, सो वाई या फिर वाई आर भी लिख सकते हैं इसको हम, और वाई आर हमारा इटसेल्फ आर पूरे के पूरे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन रिंग के ही इक्वल आ गया। सो आई जो हमने लिया था इसके अंदर कंटेन्ड, वो हमने पूरा का पूरा आर के इक्वल प्रूव कर दिया। डेट मीन्स आई जो है वो किसी और आइडियल में कंटेन्ड नहीं है, सिर्फ आर में कंटेन्ड है। सो इसका मतलब क्या हो गया, आई जो है डेट इज़ मैक्सिमल आइडियल। यही हमें प्रूव करना था कि कोई भी नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल लेकर चलें प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का, तो वो मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है। सो यही आपको प्रूव करना था। इसके अब देखिए तीनों कंडीशंस हमारी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के लिए प्रूव हो गई। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ये हमने पिछले जब उसमें किया था, बाकी दो कंडीशंस तो हम पहले कर चुके हैं, नदेरियन और इंटीग्रली क्लोज्ड की, और बीच वाली कंडीशन, ये जो बीच वाली कंडीशन है ये हमने अभी प्रूव कर दी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब कोई भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हमेशा एक डेडकिन डोमेन होती है। अब हम करते हैं कि इसका कन्वर्स जो है, इफ़ क्या इसका कन्वर्स ट्रू होता है, इसका कन्वर्स क्या बनेगा हमारे पास कि इसका देखिए कन्वर्स क्या बनेगा कि एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन डेडकिन डोमेन है, तो कन्वर्स बनेगा कि एवरी डेडकिन डोमेन इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। बट द कन्वर्स जो है वो हमेशा ट्रू नहीं होता। इसको हम बाय एन एग्जाम्पल प्रूव करेंगे कि z√-5 हम एक लेकर चलेंगे, z√-5 ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ये जो रिंग है ये डेडकिन डोमेन तो है बट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं होती। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि दिस इज़ नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। z ये इसका कन्वर्स का ट्रू नहीं होता, उसका एक एग्जाम्पल है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। z√-5 दिस इज़ नॉट ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन।
ये हमें प्रूव करना है। सेकेंड हमें प्रूव करना है कि दिस इज़ ए डेडकिंड डोमेन। तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं कि दिस इज़ नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब देखिए इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, z√−5 के a + b √−5 टाइप के। अब कोई भी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हमेशा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है। तो इसको हमें प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि दिस इज़ नॉट अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होती है कि एवरी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ दिस, किसी भी रिंग का नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट जो है उसको हम इरिड्यूसिबल एलिमेंट की प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकें अप टू यूनिक ऑर्डर। ठीक है, मतलब उसके एलिमेंट का हम प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करें तो उसके एलिमेंट्स का हम फैक्टराइजेशन करें तो वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स का फैक्टराइजेशन होगा और वो यूनिक होगा। तो हम इसका एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज 6 से बिलोंग करता है और 2 और 3 भी इसी से बिलोंग करते हैं। तो 6 के हम 2 डिकम्पोजिशंस 2 × 3, एक तो डिकम्पोजिशन ये हो गई, दोनों के दोनों हमारे पास प्राइम हैं और दोनों के दोनों हमारे पास इरिड्यूसिबल भी हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, तो दोनों प्राइम भी हैं और इरिड्यूसिबल भी हैं हमारे पास 2 और 3। तो 6 का एक फैक्टराइजेशन तो हमारे पास ये हो गया, लेकिन 6 का हम एक और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, 1 + √−5 एंड 1 - √−5। इन दोनों का प्रोडक्ट भी 6 आएगा और ये दोनों एलिमेंट्स भी हमारे z√−5 से बिलोंग करते हैं और ये दोनों भी इरिड्यूसिबल होंगे। हम ये प्रूव करेंगे, ये दोनों जो हैं बोथ आर इरिड्यूसिबल। ठीक है, तो अब 6 के अगर हम ऐसा प्रूव करते हैं तो 6 के हमारे पास 2 ऐसे फैक्टराइजेशन आ जाएंगे जो प्राइम भी हैं और इरिड्यूसिबल भी हैं। सो जो 6 नंबर है बिलोंग्स टू दिस, दैट इज़ ये जो ऐसा सेट का ऐसा एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया जिसका फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ UFD एंड दैट इज़ नॉट अ PID। सो नॉट UFD मीन्स नॉट PID, ये होता है एक्चुअल में रिजल्ट। सो अब हमें प्रूव क्या करना है कि दिस इज़ इरिड्यूसिबल। 1 + √−5 को हमें इरिड्यूसिबल प्रूव करना है। तो इरिड्यूसिबल का मतलब है उसके फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो सपोज़ हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो कंट्राडिक्शन लाएंगे फिर हम। सपोज़ हमने इसका ये फैक्टराइजेशन कर लिया, अब क्योंकि ये अगर हम इसका कंजुगेट लें तो उसके भी फैक्टर्स हमारे पास किस टाइप के आएंगे, a - b √−5 एंड c - d √−5। दोनों का प्रोडक्ट करें तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में प्रोडक्ट होगा 1 + √−5 1 - √−5। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा a² + 5b²। सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट c² + 5d² और इन दोनों का हो जाएगा प्रोडक्ट 6 = a² + 5b², c² + 5d²। अब देखिए 6 के फैक्टराइजेशन हमारे पास या तो 2 × 3 हो सकते हैं या फिर 1 × 6 या 6 × 1। बट फर्स्ट केस में देखें कि क्या 2 × 3 होने का मतलब आइदर दिस 2 और या तो ये 2 और ये 3 होगा या फिर ये 3 और ये 2 होगा। बट दोनों ही केसेस में ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इस स्क्वायर क्वांटिटीज़ का सम विद 5 हेयर कैन नॉट बी इक्वल टू 2 और 3 एंड सिमिलरली दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 3 और 2। कोई भी ऐसे C और D A और B फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसके लिए ये 2 या 3 के इक्वल आए। सो दिस इज़ रॉन्ग, ये तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ इसका मतलब इसका डिकम्पोजिशन सिर्फ 1 × 6 बचा, इसका मतलब एक फैक्टर 1 हो गया। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्राइम पावर फैक्टराइजेशन है। एक फैक्टर 1 होने का मतलब क्या है हमारे पास कि ये जो 6 है ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो फैक्टर है ये इरिड्यूसिबल। ये कंट्राडिक्शन आ गई ना, 6 का 1 × 6 या 6 × 1 ही फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे पास था, अब 1 × 6 या 6 × 1 करने का मतलब तो क्या हो गया कि 6 एक प्राइम नंबर है। अगर सिर्फ एक यही फैक्टराइजेशन कर सकें इसका मतलब 6 जो है डैट इज़ प्राइम, बट डैट इज़ नॉट ट्रू। 6 इज़ नॉट प्राइम। सो
ये जो हमने लिया था कि दिस फैक्टर, हम इस नंबर को दो फैक्टर्स में रिड्यूस कर सकते हैं, डेट इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अ इरेड्यूसिबल नंबर। सिमिलरली वी कैन प्रूव डेट दिस इज़ इरेड्यूसिबल। सो दोनों इरेड्यूसिबल हैं। 6 का दो तरह का हम दो फैक्टराइजेशन हमने ऐसे कर लिए जो इरेड्यूसिबल फैक्टराइजेशंस हैं। सो दिस, जबकि हमारे पास यूनिक हो तो वो UFD होता है, तो दैट मीन्स दिस सेट इज Z√(-5) इज़ नॉट अ UFD, सो नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। नाउ वी विल प्रूव डैट दिस इज़ अ डेड काइंड डोमेन। अब डेड काइंड डोमेन प्रूव करने के लिए हम इसको QK को हम इससे इक्वल टू QK दिखा देते हैं, Z√(-5) को, और QK को हम डेड काइंड डोमेन प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, सो ये तो डेड काइंड डोमेन होता ही है, सो ये भी हो जाएगा। अब इसको QK के इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए लास्ट यूनिट पे हमने ही किया था कि हमने इसके अलजेब्राइक इंटीजर्स फाइंड आउट किए थे, K इज़ इक्वल टू Q√(-5) ग्रुप के। इसके हमने अलजेब्राइक इंटीजर्स फाइंड आउट किए थे। रूल हमने कुछ इस तरह से लिया था, इफ़ m नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 था तो हमारे पास इसके इंटीग्रल बेसिस में दो एलिमेंट्स आते हैं ये। अब यहाँ पर -5 m की जगह पर है विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1 mod 4। सो इसके बेसिस में दो हमारे पास ये 1 और √(-5) दो एलिमेंट्स आएंगे। सो इसका इंटीग्रल बेसिस QK होगा, इंटीग्रल बेसिस इसका एग्जिस्ट करता है और वो हमारे पास QK इज़ इक्वल टू Z+Z√(-5) की फॉर्म का आ जाएगा। सो QK हमारे पास, और ये किससे बिलोंग करता है, Z√(-5) से, तो QK Z√(-5) के इक्वल आ गया और ये डेड काइंड डोमेन होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए डेड काइंड डोमेन। सो ये इम्पॉर्टेंट एक रिजल्ट हमने आज किया है इसमें। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रैक्शनल, आइडियल एंड यूनिक फैक्टराइजेशंस। थैंक यू सो मच।